स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वराज मिशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने आपको इसके पहले के एपिसोड्स में बताया है कि स्वराज मिशन पे द पीपी शो जो हमने आरंभ किया है, उसका थीम है जनप्रतिनिधियों का जो लाइफस्टाइल है, जनप्रतिनिधियों का जो स्ट्रगल है, किन कांटों भरे पथ से गुजर के वो आज अपने मुकाम तक पहुँचे हैं और आगे भी सतत परिश्रम उनका जारी है। ऐसी बहुत सी बातें, बहुत सी अनसुनी कहानियाँ, बहुत से अनसुने तथ्य जो लोगों को, जो आम जनता को, जो उनके फॉलोअर्स को पता भी नहीं है और कई लोग की उत्सुकता है। हमने एक सर्वे भी कराया था, हमने आम लोगों की राय मांगी थी, जिसमें लोगों का फीडबैक था कि हाँ भाई, जनप्रतिनिधियों के बारे में हमें समझना है, हमें सुनना है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही तो आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, जिसे हम सेकेंड लाइन लीडरशिप कह सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मौजूद है गौरीशंकर श्रीवास जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। गौरीशंकर जी बहुत एक्टिव रहते हैं और जितना एक्टिव वो सोशल मीडिया पर रहते हैं, मुझे लगता है उससे कई गुना ज़्यादा एक्टिव वो ज़मीन पर रहते हैं। अभी जब हालिया हमने 10 मिनट पहले उनके ऑफिस में प्रवेश किया तो भी वे फ़ोन पे बहुत से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। कुछ किसान उनके यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए थे, उनकी प्रॉब्लम्स को वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो इस समय सत्ता में नहीं है। तो जब ऐसे नेता सत्ता में आएंगे तो जनता को उम्मीद रहती है कि ये हमारे लिए इससे भी बेटर कुछ कर पाएंगे। तो खैर, राजनीति अपनी जगह, वैसे राजनीतिक लोगों से हम बात कर रहे हैं तो राजनीति की बात तो आएगी ही, लेकिन शुरुआत करते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। गौरीशंकर जी, एक तो आपका नाम ही इतना विशाल है, गौरी और शंकर, ये नाम कैसे पड़ा और ये नाम के जनक कौन है? निसंदेह ये नाम के जनक मेरे माता पिता हैं। और जैसा कि बताया जाता है कि माताजी ने 3 पुत्रियों के बाद में 16 सोमवार का व्रत किया, तो उनका ऐसा कहना था, उनके प्रताप से मेरा जन्म हुआ, तो उन्होंने इसीलिए गौरीशंकर नाम लिया। रायगढ़ में एक प्राचीन मंदिर है गौरीशंकर भगवान का, वहाँ मेरी मन्नत मांगी गई थी, तो जन्म के बाद उनके नाम को उन्होंने चरितार्थ किया। बहुत ही उम्दा बात कि मन्नतों के बाद गौरीशंकर जी इस ब्रह्मांड में पदार्पण हुआ है और उम्मीद है कि जो इनका ये जीवन है और अगला जीवन और पिछला जीवन क्या है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जीवन जितना चरितार्थ हो पाए और इस जीवन में वो जन सेवा, और रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में भी ये अपनी सेवाएं देंगे और लोगों को सर्व करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि गौरीशंकर जी, आपका जो जनता है वो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जानना चाहती है, तो आप ही अपने ज़बानी जनता को बताएं। पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही गरीब परिवार से रहा हूँ मैं, और मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी ने कभी 2 पहिया की भी सवारी नहीं की। जिंदगी भर उन्होंने अपना जीवन साइकिल में ही बिता दिया। बचपन बहुत ही अभाव में बीता है, किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई है और 5 भाई बहन थे, तो बहुत ज़्यादा कोई विशेष सुविधा नहीं मिली हम लोगों को। पिताजी का जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा और उनका जीवन मुझे प्रेरणा देता है। गौरीशंकर जी इमोशनल हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, आदमी जब अपने पास्ट के बारे में सोचता है और कुछ बात करता है तो ऐसे पुरानी यादें और पुराने अनुभव सामने आते हैं, जिससे कि हृदय थोड़ा सा
इमोशनल हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए ये आंसू है, ये बह जाने दीजिए, ये तो ठीक है। जनता को भी पता चलना चाहिए कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये जो कहावत होती है ये आसान नहीं होती है। देखिए, हमारा मकसद ही यही है, हमारा इंटेंशन ही यही है कि लोग ये समझते हैं कि आज इस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इसके पास क्या नहीं है, लेकिन उस पद तक पहुंचने के लिए जो उसने संघर्ष किया है, जैसे कि साक्षात्कार की शुरुआत में ही गौरीशंकर जी बोलते बोलते उनके आंखों से आंसू निकल आए और वो इमोशनल हो गए। तो हर व्यक्ति के साथ ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से, ऐसे वाक्य जुड़े हुए हैं जहाँ आदमी अपने पास के बारे में सोचता है तो इमोशनल हो जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम आगे बढ़ें गौरीशंकर जी। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की आंखों में आंसू लाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि उन आंसुओं को बचा के रखा जाए और उन आंसुओं के बदौलत ही आज वो आंसू नहीं होते तो हमें प्रेरणा नहीं मिलती, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के युवाओं को इससे प्रेरणा मिले। हमारा यही मोटिव है, हमारा यही लक्ष्य है। गौरीशंकर जी, एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ? देखिए, एजुकेशन मेरा रायपुर में गवर्नमेंट स्कूल से हुआ। उस स्कूल से जहाँ पे उस स्कूल ने कई मुख्यमंत्री, यहाँ तक राष्ट्रपति भी उस स्कूल से पढ़ के निकले हैं। कई मुख्यमंत्री, कई राज्यपाल, रायपुर के आज की डेट में उसको JN पांडे के नाम से जाना जाता है, वहाँ मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ। कई बड़े बड़े आज छत्तीसगढ़ के राजनेता दोनों पार्टी के वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति तक उस स्कूल से पढ़ के निकले। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल था और पिताजी ने वहीं मेरा दाखिला कराया। उस स्कूल में बहुत अच्छा अनुभव रहा और ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई, जिसको प्रथम पाठशाला कहते हैं, तो मैंने वहीं की और पूरा जीवन मेरा छात्र जीवन पढ़ाई में कम, खेल में ज़्यादा समर्पित था। बहुत ही दिलचस्प बात है कि राष्ट्रपति जी भी उस स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं गौरीशंकर जी, और इनका रुचि पढ़ाई में कम स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही माफ़ कीजिए डिफरेंट फील्ड में आ गया? देखिए, वो स्कूल लाइफ से ही राजनीति में अचानक प्रवेश हुआ। हालांकि कॉलेज में मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। स्कूल में हमारी एक प्रिंसिपल हुआ करती थी, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, स्वर्गीय है, तो उनका उसमें बहुत आतंक हुआ करता था। जो शिक्षक आज भी हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं। तो उनका विरोध पूरा स्कूल ने किया, उनकी तानाशाही का, यहाँ तक शिक्षकों ने भी किया। आलम यह था कि छात्रों की तरफ से सबसे पहली पहल मैंने की थी। मैं 10वीं का स्टूडेंट था और मुझे पहली बार पुलिस से गिरफ्तार करवाया गया अकेले। उस पूरे स्कूल का अकेला मैं वो बच्चा था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि मैंने मैडम के खिलाफ़ में आवाज़ उठाई थी और शिक्षकों के पक्ष में मैं खड़ा था। तो वहीं से ही एक बीजारोपण हुआ। फिर छात्र संघ में मैं महासचिव बना उस स्कूल का और स्कूल का नेतृत्व किया 12वीं तक। उसके बाद कॉलेज आने के बाद विशेष राजनीति में रुचि नहीं रही, क्योंकि कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। वो भी रायपुर का दुर्गा कॉलेज, जिसकी अपनी एक अलग इतिहास है। दबंगई थी वहाँ पे, बड़े बड़े नेता थे, बहुत अच्छा इतिहास। तो वहाँ पे मैं अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस करने लगा। वहाँ भी मैंने तो अपना जो कंसंट्रेशन है सिर्फ खेल में ही रखा, राजनीति से खुद को मैंने दूर रखा वहाँ पे। तो राजनीति में पदार्पण आपका, सक्रिय राजनीति में पदार्पण कब हुआ और क्या कोई ऐसा इंसिडेंस जुड़ा है उसके साथ जो जनता जानना चाहती है? देखिए, मैं बेसिक मैं सच बता रहा हूँ कि राजनीति को बहुत ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता था। राजनीति में रुचि थी, इसीलिए मैंने दुर्गा कॉलेज में भी MA राजनीति शास्त्र में मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। डॉक्टर A चंद्राकर जी प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, विश्व राजनीति के पूरा उन्होंने अवगत कराया। लेकिन राजनीति में रुचि होना और राजनीति में आना, ये दोनों अलग विषय था। तो राजनीति में आना पसंद नहीं करता था। कॉलेज पढ़ाने के बाद जब वास्तव में जब जीवन में आया और प्राइवेट जॉब किया लगभग 10 साल एक इंडस्ट्रीज़ में, उसके बाद जब खुद का काम शुरू किया तो अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है और अधिकारियों ने जिस तरीके से नोचना शुरू किया, दबाना शुरू किया, अधिकारियों की अति के कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसे में तो मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं चलेगी और अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ हम कैसे बोलें। तो एक बड़ा बैकग्राउंड जरूरी है, राजनीति बैकग्राउंड। और चूँकि राजनीतिक विरासत थी नहीं, मैंने पुणे बताया, बहुत ही सामान्य मैं घर से आता था। पिताजी एक सामान्य क्लर्क थे मेरे, तो ऐसे में कुछ भी नहीं था। तो अधिकारी आते थे और लूट खसोट के चले आते थे, नियम कानून बताकर हर चीज़ में कमीशन खोरी की जाती थी और बेजबरन लूटा जाता था। इन सब के खिलाफ में आवाज़ अपन
तब उठाने के काबिल बने जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक तथ्य था कि राजनीति में या आइडियोलॉजी से वो इंस्पायर्ड थे। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में आने के कारण इनका अधिकारियों का बर्ताव था, जो भ्रष्टाचार इन्होंने अपनी आंखों से देखा, या फिर ये कहें कि जो इन्होंने सहा, जो इनके साथ घटित हुआ, उससे वो प्रेरणा लेके उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ने के लिए राजनीति में कदम रखा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये भी एक प्रेरणादायक बात है। देखिए, यही इस इंटरव्यू का, इस शो का यही कारण ही है कि ऐसी चीज़ें जनता को मालूम चले कि ये भी एक इंस्पिरेशन की बात है कि भ्रष्टाचार चारों ओर व्याप्त है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरने के लिए, इसकी कमर तोड़ने के लिए भी राजनीति में सच्चे मन से अगर उतरा जाए तो गौरीशंकर श्रीवास जैसे लोग पैदा होते हैं, बनते हैं और भविष्य के नेता बनते हैं। आज जिस मुकाम पे गौरीशंकर श्रीवास हैं, वो कई युवाओं के प्रेरणा सोर्स है। हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस शो के अगले पड़ाव में। गौरीशंकर जी, आप माता से ज़्यादा कनेक्टेड हैं या पिता से? दोनों से, दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, पर देखा जाए तो पिता का जीवन ज़्यादा हमारा संघर्षशील रहा। इसीलिए जब आज उनका जिक्र हुआ तो मैं थोड़ा इमोशनल हुआ जी, क्योंकि आज वो मेरे बीच नहीं है। और आज वो रहते तो निसंदेह बड़े खुश होते वो कि उनका बेटा यहाँ पे है। यकीनन खुश होते हैं, और वो जहाँ हैं वहाँ से भी खुश हो रहे हैं। उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना हुआ है और हमेशा रहेगा। तो गौरीशंकर जी, इसके आगे हम लोगों की क्वेश्चंस थे, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि गौरीशंकर श्रीवास जितना कठोर दिखते हैं, क्या असल ज़िंदगी में भी वो इतने कठोर हैं परिवार में, या फिर उनका कुछ और भी एक दूसरा रूप भी है? देखिए, राजनीति में मैं वास्तव में अटल जी को देख के आया। बचपन से अटल जी को देखता था, उनसे प्रभावित था। और जब मैं होश संभाला तब बीजेपी की एक लहर सी पूरे देश में चल रही थी। अटल, अडवाणी, कमल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान, ये बिल्ला लटका के और ये नारा लेके हम लोग मोहल्ले में घूमते थे। तो प्रारंभ काल से ही अटल जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, इसीलिए आज भी उनकी फ़ोटो और मेरे दिल में भी उनकी फ़ोटो है वो। तो ये बात तो सर्वविदित है। और रहा सवाल कठोरता का, तो जहाँ पे कठोरता है वहाँ कठोरता, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, उस हिसाब से हम लोग वो करते हैं। अभी बीच में रायपुर के कलेक्ट्रेट में मैं गया था, किसानों को लेकर, किसानों की ज़मीन का मामला था। अधिकारियों से काफ़ी कठोरता से मुझे पेश आना पड़ा, किसी हक का मामला है। जब किसी निर्धन का या कमज़ोर वर्ग का हक मारा जाएगा तो वहाँ पे शालीनता नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अभी प्रदेश में वातावरण शालीनता का नहीं है। कठोरता बरती जाएगी। जहाँ कठोरता से पेश आएंगे, कठोरता से, जहाँ विनम्रता से, और हम तो पहले विनम्रता से शुरू करते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई नहीं देती है। तो जब जैसा समय, उस परिस्थिति काल के हिसाब से हम आचरण करते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, ये भी युवाओं के लिए एक संदेश है और इसका अनुसरण हर युवा को करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि गौरीशंकर जी के बैकग्राउंड में भगत सिंह जी के साथ साथ अडवाणी जी की भी फ़ोटो लगी हुई है। तो एक नरम, अटल जी की भी फ़ोटो लगी हुई है और अडवाणी जी के का भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक नरम दल और एक गरम दल दोनों का समावेश है गौरीशंकर श्रीवास जी। बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते एक जनता के दिमाग के कुछ प्रश्न थे और मैं क्लियर कर दूं कि इसमें मेरे मन के कोई प्रश्न नहीं है। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का मैं सिर्फ सूत्रधार बनने का काम कर रहा हूँ। जनता पूछना चाहती है कि गौरीशंकर श्रीवास हर जगह सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए हर टीवी डिबेट्स में, हर इंटरव्यूज़ में दिखाई पड़ते हैं और जनता के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। अगले साल चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। मैं समझ गए होंगे आपको कि मेरा अगला प्रश्न क्या होगा। क्या आने वाले समय में जनता आपको चुनाव में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरता हुआ दिखना चाहेगी या चाहती है? तो क्या आपका विचार है आने वाले समय में या अगले साल की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस कॉम्पीट करने का? प्रकाश जी, मैं अपने आप को बहुत ही सामान्य और बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ और ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास सामाजिक समीकरण है। पार्टी अगर फैसला करेगी तो मैं इस पर विचार करूँगा। अभी मेरे मन में किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ या चुनाव के लिए फिट हूँ। मैं बहुत ही सामान्य कार्य करता हूँ। और हमने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने जब से पार्टी ज्वाइन की, लगभग मुझे 13 से 14 साल हो गए आज, तब से हमने सरकार देखी है। अभी 3 साल से
विपक्ष में हैं और विपक्ष की राजनीति सबसे बड़ी पाठशाला होती है। इन 3 सालों में मुझे बहुत खट्टे मीठे और कड़वे अनुभव हुए हैं ज़िंदगी के, राजनीति के। तो इसे देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, ये अभी सीखने मिल रहा है। इस पल को मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ और आम जनता की आवाज़ उठाना, हर दर्द को, हर मर्म को सहना, सुनना और महसूस करना, इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। और लोग अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं बेशक उनके धरना प्रदर्शन में भी जाता हूँ, उनका साथ देता हूँ, ज़मीनी लड़ाई लड़ता हूँ। तो ये जो पल है, ये जो समय है, ये मेरे लिए बहुत ही क्रूशल है और इस पल को मैं जीना चाहता हूँ। चुनाव पार्टी तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि संगठन सारी चीज़ें तय करता है। अगर संगठन मुझे बोलेगा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है यहाँ से, प्रदेश के 90 में से किसी भी सीट से, कोई मेरी ऐसी कोई च्वाइस नहीं है, मैं लड़ने के तैयार हूँ। ईमानदारी से मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैंने जनता के लिए लड़ाई लड़ा है, आगे भी लड़ूंगा। लेकिन ये सोच के मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, मुझे मंत्री बनना है, विधायक बनना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा नेता बनना है, ये मेरा, कि मैं किसी के काम आ सकूँ और सुख में ना आऊँ, दुख में ज़रूर काम आऊँ, मेरा ये मोटिव है। बहुत अच्छी बात आपने कही और एक कुशल राजनीतिज्ञ की यही निशानी होती है। बहुत ही चतुराई से और बहुत ही सरलता से आपने मेरे प्रश्न, जनता की जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया। लास्ट में छत्तीसगढ़ की जनता और युवाओं को कोई संदेश आप देना चाहेंगे अपने हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को लगभग 21-22 साल हो गए हैं। बात युवा छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी और युवाओं को राजनीति में आने से पहले अपनी परिवार को और अपने कैरियर को पहले महत्व देना चाहिए, उसके बाद राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आना अच्छी बात है, अपने अधिकारों की लड़ना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में वो तब प्रवेश करे जब वो पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने में सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है और हर हद तक लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हैं। क्योंकि राजनीति जैसी दिखती वैसे है नहीं, जैसा होता है वैसा हकीकत में वो दिखाई देता है वैसा नहीं है। राजनीति में बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूटती है। तो वास्तव में अभी प्रदेश के बहुत सारे युवा हैं और युवा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे युवा आगे आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की उपस्थिति आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हो रही है, वहाँ पे नाचा नाम का ग्रुप भी देख रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ राज्य विकसित आकार ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और ये युवाओं की बदौलत हो रहा है। तो यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ की हमारे जो परिवेश हैं, इसको ये आज की युवा पीढ़ी समझे, क्योंकि इससे आज बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होते जा रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पीड़ा पहुंचाती है। तो युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए, ये मैं चाहता हूँ। तो ये थे गौरीशंकर श्रीवास जी, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए स्वराज मिशन की ओर से इनका धन्यवाद। और अगले एपिसोड में एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।